हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। 7 मार्च को केमिस्ट्री के पेपर में 70 में 70 लाने की गारंटी। आज की इस वीडियो में पूरे किताब का इतिहास रच दिए बाबू। पूरा आज केमिस्ट्री का सुपड़ा साफ देख सकते हैं बाबू। पूरा आईएमसी क्वेश्चन, जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन से पहले आपको सारी चीजें दिखा दूं, कितना इंपॉर्टेंट और कितना हार्ड वर्क के साथ, कितना टैलेंट लगाने के बाद जो है आप लोग लिए इतना मेहनत के बाद सारे एमसीक्यू क्वेश्चन इसके ठीक बाद। अब चलिए बाबू, सारे जितने भी बहुविकल्पी खत्म, इसके बाद थ्योरेटिकल, इसके बाद जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल आप देख रहे हो, इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप देख रहे हैं ना, सारे के सारे आज की इस वीडियो में खत्म करेंगे। केमिस्ट्री का सुपड़ा साफ कर देंगे भैया। केमिस्ट्री में 70 में 70 नहीं तो एक कदम 68 तो हम पक्का दिलाएंगे। आज की इस वीडियो से एक एक निचोड़, एक एक थ्योरी, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक बहुविकल्पी, सारे के सारे आज सुपड़ा साफ अंतर वाला भी देख रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन को अब सुपड़ा साफ करेंगे और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे आना भैया, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर होगा बाबू। तो आज की इस वीडियो को बस सेशन को पूरा देख लीजिएगा, प्यारा सा तो लाइक कर देना मेरा डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो को पीडीएफ भी हम देंगे भैया, क्योंकि आप लोग का हेल्प करना मेरा आज आखिरी दिन है। सब लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का एक कदम तैयारी, 70 में 70 लाना है तो वीडियो पूरा देख लेना। वीडियो को पूरा देख लेना मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे लाल, क्योंकि आपको 70 में तो 70 नहीं लाएंगे, फिर भी 68 तो ला लेना मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाते हुए और तोड़ के आएंगे। 7 मार्च को अपना जलवा दिखा देना। बात करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन सुनाता हूं, बड़ा गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, तब से प्यारा सा लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे बच्चों, आज का इस सेशन से मोटिवेशन लाइन के थ्रू एक कदम मोटिवेट होके सारे क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लेना और 7 मार्च को कल फाड़ के आना पेपर। ध्यान से देखिए, पहला चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया, पूरे चैप्टर वाइज मोस्ट पेपर में छप के आने वाले, ठीक है। एक मोलल क्या है बाबू, एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज। आपको इसका आंकिक वैल्यू जो है फाइंड आउट करके तैयार कर लिए होंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, सीधे सीधे इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि बहुविकल्पी में ज्यादा वक्त नहीं लेंगे बाबू। अरे बच्चों, एक मोलर जलीय विलयन में विलय का मोलर प्रभाव कितना होता है बच्चों, कितना होता है, सबको तैयारी होना चाहिए। क्या होगा जब इसको तैयार किए होंगे तो कितना आएगा, 4 नंबर, यानी कि 0.018। अच्छे से पढ़े होंगे तो एक एक क्वेश्चन को सटीक तैयारी के आंसर देकर आना, ये पेपर में पक्का आएगा बाबू। पढ़ाते पढ़ाते क्या है ना, गला एकदम फंस रहा है बाबू, एकदम गर्दन दर्द कर रही है, प्लीज आप लोग प्यारा सा लाइक तो बना सकते हैं बाबू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, बताइएगा कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं बाबू। सबको मालूम है, 1 मोल 18 मोल, यहाँ पे 10 मोल 100 मोल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सबको जानकारी है कि 10 मोल होता है जब 180 ग्राम जल में जल की मोल निकालते हैं तो, ठीक है। इसके बाद जो चलेंगे, एकदम इसको रट्टा मार लेना दिमाग में, एक एक क्वेश्चन को दिमाग में सट्टा की तरह सेट कर लेना। इसके बाद सेकंड नंबर, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जो धातु सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वो कौन सी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए Cu है, Ag है, Al है, Pt है। तो जो आसानी से धातु ऑक्सीकृत हो जाएगी वो चारों में से एल है, एल्यूमिनियम। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन आप सबके सामने मेरे प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन में कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान बताइए क्या होगा। यहाँ पे स्थिरांक का मात्रक पूछा है ना बाबू, इसका मतलब यूनिट पूछा है कि क्या होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का स्थिरांक। लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। इसके बाद क्या है, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। सब लोग कमेंट कीजिए, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। जो भी बच्चे यानी कि बता रहे हैं सर जी मोल इंटू लीटर इनवर्स होगा इंटू सेकेंड इनवर्स। थर्ड नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को छाप देना मेरा डियर स्टूडेंट।
अगला प्रश्न क्या है बाबू कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पे क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, क्या रहता है। तो याद रखना मेरे बच्चों कि वेग स्थिरांक का ताप जैसे ही बढ़ाएंगे वेग स्थिरांक का ताप बढ़ेगा। क्या होगा, स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर वो बढ़ेगा। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सटीक तरीके से याद कर लेना। इसके बाद जो चलते हैं बाबू यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में अणुचुंबकीय यौगिक होता है कौन सा, CuCl, AgNO3, FeSO4, ZnCl2। तो देखिए निम्नलिखित में अणुचुंबकीय यौगिक जो है ना FeSO4 है। क्या है प्यारे बच्चों, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, एक के क्वेश्चन को फोड़ के रख देना मेरे बच्चों, एक के क्वेश्चन को फोड़ के रख देना पेपर में। क्या है, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में क्या होता है, विद्यमान होते हैं। कौन से मेरे प्यारे बच्चों, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। किस रूप में, युग्मित इलेक्ट्रॉन में, अब लिखा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके बाद अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके बाद नन ऑफ दीज यानी कोई नहीं। क्या होगा, तो रंगीन आयनों का निर्माण संभव जब तभी होता है जब यौगिक विद्यमान होते हैं, क्या होते हैं, अयुग्मित। क्या होते हैं बाबू, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो दूसरा विकल्प देख रहे हैं सत्य हो जाएगा। इसके बाद ही चलेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है इसमें क्या लिखा है, निम्न तत्वों में यानी कि नैंथेलाइड तत्व कौन सा है, यानी आरे यहाँ पे सी हो जाएगा, एसी हो जाएगा, जेडर होगा। यहाँ चारों में से कौन सा होगा प्यारे बच्चों, तो निम्न में से कह रहे हैं तत्वों का, लैंथेनाइड तत्वों की बात कर रहा है तो सीई हो जाएगा, यानी कि दूसरा विकल्प इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलेंगे आगे का क्वेश्चन एकदम कंटिन्यू रहेगा, एक के क्वेश्चन को फोड़ के रख देना 7 मार्च को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अभी चलेंगे 7 मार्च के लिए तैयारी है, आप लोग ध्यान समझिएगा मेरी बात को एक एक को सटीक तरीके से। क्या लिखा है कि हाइलोफॉर्म किसके, हाइलाइम, देखिए क्या लिखा, हाई हाइलोजन, हाई हाइलोजन कह रहा ना, हाई हाइलोजन व्युत्पन्न कौन सा होता है, मेथेन में, एथेन में, प्रोपेन में, बेंजीन में। तो याद रखिएगा मेथेन में होगा, पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में क्या होने वाला है इसमें कि परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है प्यारे बच्चों, परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल की जो मात्रा पाई जाती है 95.5%। मैंने सभी क्वेश्चन को एक बार करा दिया अच्छे से, दूसरा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक के क्वेश्चन को छाप देना, एक के क्वेश्चन को छाप देना मेरे डियर स्टूडेंट। निम्न में कौन, यानी कि हेफलिंग है ना, हेफलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है बाबू, कौन सा है, फार्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, कार्बोक्सिक अम्ल है, हाइड्रोजन है। तो इसमें से निम्न की बात किया ना तो हेफलिंग है ना, हेफलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता, वो चीज है एसिटिक अम्ल, यानी कि दूसरा विकल्प ये जो देख रहे हैं ना ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, एक के क्वेश्चन को फोड़ के आ जाना, एक के क्वेश्चन को फोड़ देना मेरे डियर, एक के क्वेश्चन को। क्या है सूत्र जो दिया है, CH4H11N से कितने प्राथमिक एमीन जो है संभव है, कितने संभव है मेरे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप जैसे इस सूत्र का यूज करेंगे और प्राथमिक एमीन का संभव का यहाँ पे बात किया गया तो 4 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को रट्टा मार के दिमाग में सेट कर लेना मेरे। आगे चलते हैं, नाइट्रोज, क्या लिखा है, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कसीम का तेल यहाँ पे लिखा है, मिरवेन का तेल, इसके बाद जो है सिनेमन का आयल, इसके बाद जो है विंटर ग्रीन का तेल। इस चारों में से कौन सा बाबू सत्य है, तो नाइट्रोजन बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो इसमें इसका हो जाएगा, क्या होगा, मिसरेन, जो भी बचेगा मिरवेन सर तेल होगा, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन उन सबका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, क्या है इसमें, देखिए डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है। डीएनए की बात कभी भी कर देगा ना कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, पेपर में पूछेगा तो थाइमिन होता है, यहाँ पे साइटोसिन होगा, यूरेसिल होगा, एडिसिन होगा। तो याद रखिएगा डीएनए की बात करेगा, जब भी किसकी बात करें मेरे डियर स्टूडेंट, डीएनए की बात करें और कह दे कि क्षारक नहीं होता है तो यूरेसिल को ध्यान से अपना ठीक कर देना, किसका, यूरेसिल को। अगर वही प्रश्न रहे केवल यहाँ पे आरएनए लिख दे, क्या लिख दे प्यारे बच्चों, आरएनए, पूछ देना कि आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता, भाई आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता, तो आपको बताना क्या होगा, थाइमिन बताना होगा। उस समय क्या बताएंगे, आरएनए की बात आ जाएगी तो थाइमिन बताएंगे, डीएनए की बात आ जाए तो यूरेसिल बताएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन जाएगा। इसके बाद जो चलते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है ना, कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल क्या है,
कैल्सीफेरॉल क्या है? विटामिन ए है, विटामिन सी बी है, सी है, डी है। कौन सा सही है? तो कैल्सी जो फेराल है बाबू, ये विटामिन डी के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे चौथा विकल्प इज द राइट ऑप्शन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे बच्चों? आज की इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस वीडियो में सेलेक्ट थे। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका मोस्ट थ्योरेटिकल, इसके बाद मोस्ट न्यूमेरिकल। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। आज की इस वीडियो में सारे मात्रक जिसका याद करना है, जिसका न्यूमेरिकल में अंकित कैसे तैयार करके जाना, न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होता है, आज की इस महामैराथन को निचोड़ तैयार कर लेना, पूरा खलास कर देंगे। पहले क्वेश्चन आपको लिया गया, इसमें चालकत्व किससे कहते हैं? पेपर में पूछेगा ना कि चालकत्व को परिभाषित करें तथा इसके जो मात्रक होता है उसको भी लिखिए, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए चालकत्व किससे कहते हैं? किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है? कि एक बार फिर से, कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन का चालकत्व उस विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे किस से डिनोट करते हैं वो? कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। और चालकत्व कैपिटल जी बराबर फॉर्मूला होता है 1 और बटे में प्रतिरोध जो होता है आर, यानी कि उसी को आर बोलते हैं, 1 बटा में प्रतिरोध 1/r बोलते हैं, जी बराबर। इसको अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन एकदम मोस्ट आपको लेके आए, कहीं भी भटकना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को निचोड़ तरीके से पढ़ के जाना। चलिए, विशिष्ट चालकता किससे कहते हैं? पेपर में पूछेगा ना कि विशिष्ट चालकता किससे कहते हैं, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट, किसका विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है ना। इसे ग्रीक अक्षर में यानी कैपिटल जी यानी सॉरी के यानी कप्पा से क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। इसको अच्छे से पढ़ लेना मेरे लाल। क्या होगा? विशिष्ट चालकता किससे कहते हैं? तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब उल्टा को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित यानी के को कप्पा बोलते हैं, कप्पा से निरूपित किया जाता है। किसी को दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पे देखिए बाबू, के बराबर होता है 1/p। इस तरीके से अच्छे से पढ़ के जाना। जहां पे यहाँ पे इसका मात्रक भी लिखना होगा पेपर में। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स। क्या होता है बाबू? ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से लिख लेना मैडम। एक के क्वेश्चन को मात्रक के साथ पढ़ के जाना, नहीं तो पेपर में मात्रक भी पूछेगा। इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम ही वायरल क्वेश्चन। क्या है बाबू? कोलराउज के नियम किसे कहते हैं? कोलराउज के नियम किसे कहते हैं तथा इसके नियम का जो उल्लेख करना है उसको नियमों को भी बताना पड़ेगा पेपर में। कोलराउज का नियम किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। यदि प्रत्येक चालकता पद को क्या किया जाए? विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए, उसे ही कोलराउज का नियम कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए पढ़ने के लिए, शॉर्टकट में स्क्रीनशॉट लगा लीजिए मेरे डियर, स्क्रीनशॉट लगा लेना। इसके बाद जो है इसका उदाहरण भी बताना पड़ेगा कोलराउज का। क्या है उदाहरण? ध्यान से समझिए। यहाँ पे उदाहरण लिख लीजिएगा, ध्यान समझिएगा बाबू। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटिव यानी कि एम HCl जो होगा किसके बराबर? यहाँ पे इन्फिनिटिव H प्लस धन एन प्लस हो जाएगा इन्फिनिटिव Cl कोलन इन्फिनिटिव का, ये जो होता है इसके बराबर होता है। इसको अच्छे से पढ़ के चलना, एकदम ये एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ लेना बाबू कोलराउज का नियम, इसके जो भी उदाहरण है अच्छे से पढ़ लेना। आगे का टॉपिक जो बता रहे हैं प्यारे बच्चों, एकदम निचोड़ से एकदम फोड़ के आना। एक के क्वेश्चन इसी का है, कोलराउज का अनुप्रयोग पूछेगा पेपर में। क्या पूछेगा मेरे बच्चों? कि कोलराउज के नियम का उल्लेख कीजिए। नियम भी बताना है, परिभाषा तो बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए, बट यहाँ पे कोलराउज ने क्या नियम दिया था पेपर में बताना पड़ेगा, पेपर में पूछेगा। तो देखेंगे पहले नंबर की अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत, क्या है बच्चों? दुर्बल विद्युत अपघट्य का की मोलर चालकता ज्ञात करना, ये एक हो जाएगा इसका पहला अनुप्रयोग। दूसरा क्या होगा? दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करना होता है, ये होता है दूसरा। अच्छे से पढ़ के जाना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है ये न्यूमेरिकल है। क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल। सब लोग ध्यान से एक मोटिवेशन लाइन सुनना, फिर न्यूमेरिकल को एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे। चुटकियों में देखिए कैसे सिखाएंगे कि कोई भी दिक्कत ना हो आपको न्यूमेरिकल करने में। क्या होगा बाबू? ध्यान समझिए, ध्यान समझिए कि आंखों में नींद बहुत है,
आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं मेरे लाल आज, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं रे मेरे लाल आज, क्योंकि आज ही का बस समय बचा है, इस समय को खोना रही मेरे लाल। एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को सटीक तरीके से कैसे पढ़ के जाना मेरे डियर, ध्यान समझिए। जिसे CuSO4 लिखा है ना, इसके विलयन को यहाँ पे 2.0 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया जाता है, यानी कि इसको लाइन में जोड़ के अपघटित किया जा रहा है भाई। अब देखिए कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की यहाँ पे फाइंड आउट करना है मान, यानी गणना करना है। अब सबसे पहले कॉपर का द्रव्यमान दिया है 63, पेपर में भी दिया रहेगा, चिंता नहीं करना, इसी तरीके से दिया रहेगा। और कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से, ताकि फुल नंबर एग्जामिनर दे दे। सबसे पहले आपको ये जो न्यूमेरिकल है इसको पढ़ लिया है ना बाबू, पढ़ लिए, पूरा पढ़ लिए। आपको क्या इसमें मिला, मुझे मिला सर कि इसमें धारा 2 एम्पीयर की चल रही है सर, कितना समय 450 सेकंड चल रहा है सर, टी बराबर। और भी क्या दिया इसमें, और कुछ दिया है बाबू, कुछ नहीं दिया। रिएक्शन बस इसी के साथ होने जा रहा है, और रिएक्शन के बाद जो होगा इसमें सारी चीजें लास्ट में द्रव्यमान कॉपर का निकाल के दिखाना है सर। चलिए आइए कैसे करेंगे बाबू, इसी तरीके से पेपर में छापना होगा मेरे डियर, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कैथोड पर अभिक्रिया जो हो रही है, कैथोड पर अभिक्रिया किसके साथ हो रही है प्यारे बच्चों, तो CuSO4 के साथ हो रही है ना। तो यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन कराएंगे कैसे होगा, Cu 2 धनायन प्लस 2 यहाँ पे ऋणायन, इस तरीके से जब दोनों के साथ जोड़कर रिएक्शन कराया जाता है तो कॉपर प्राप्त होता है। क्या होता है, कॉपर। यही ना अभिक्रिया करा रहा है कैथोड पे। अब यहाँ से मैंने बोला था ना कि पेपर में कैसे करना है बाबू, सबसे पहले किस चीज का मान दिया है पेपर में, ऐसे लिख दीजिए कि दिया है, क्या दिया है भैया, पहले तो हमको दिया है I बराबर धारा 2.0 एम्पियर, दिया है कि नहीं बाबू, आप भी देखिए क्वेश्चन में आइए, दिया है ना कि 2.0 एम्पियर धारा दिया है सर। इसके बाद 450 सेकंड समय है ना, तो यहाँ पे समय क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे T बराबर 450 सेकंड, दिक्कत नहीं ना कोई। I बराबर 2 एम्पियर कह लेंगे, T बराबर 450 सेकंड कह लेंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे सब लोग को ये चीजें ध्यान रखना होगा, आज हम सिखा दे रहे हैं फैराडे का जो नियतांक है ना, F बराबर, ये मान जो है एकदम निर्धारित मान है, इसको याद रखना कि 96,500 कूलाम होता है। जब भी फैराडे के नियतांक की बात आज से किसी भी न्यूमेरिकल में रखने का होगा तो ये याद रखना कि F बराबर 96,500 कूलाम होता है सर। इसको, इस मान को रख के तभी कर पाएंगे, ये निर्धारित होता है, इसको अच्छे से याद रखना। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसलिए सबसे पहले उसमें जो विलयन का रिएक्शन कराया गया है उसमें सबसे पहले आवेश को निकालेंगे। आवेश निकालेंगे, कितना आवेश चल रहे भाई, तो Q बराबर I इंटू टी होता है। क्या होता है, Q जो है आवेश है, I जो है धारा है, T जो है समय है। यहां से Q बराबर I इंटू टी कर लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, I जो है कितना है 2.0 है, T कितना है 450 सेकेंड है, दोनों को गुणा कर देंगे आपस में, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा बाबू 900 गुलाम आएगा ना। 450 दूनी के कितना होता है 900, इस 900 गुलाम, गुलाम को C से भी प्रदर्शित कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इतना क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉपर का द्रव्यमान निकालने से पहले कॉपर का तुल्यांकी भार निकालेंगे। क्या करेंगे, एक एक स्टेप को माइंड में सेट कर लो। कॉपर का पहले द्रव्यमान निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, कॉपर का तुल्यांकी भार निकालेंगे, इसलिए E बराबर सूत्र लगाएंगे 63/2। भार निकाला जाता है तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, द्रव्यमान में आधा हो जाता है द्रव्यमान उसका, तो यहाँ पे 63/2 कर देंगे। तो यहाँ पे जब 63 में 2 से भाग करेंगे बाबू तो 31 दशमलव कितना आएगा 5 आएगा। कैसे आएगा देखिए सर, यहाँ पे 63 में कितना से भाग दे रहे हैं 2 से, 2 से 2 तिहाई क्या, यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे 6 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 1 2 1 बढ़ जाएगा ना, इसमें दशमलव लगाएंगे, 1 बचा है तो 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो 2 5 10, 31.5 आ गया कि नहीं बाबू, 31.5 ग्राम इंटू तुल्यांकी इनवर्स, या इसी को बोल सकते हैं 31.5 ग्राम प्रति तुल्यांक। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भार था। अब हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे। यहां पे कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिए। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, यही पूछा था ना, यहाँ पे कॉपर का द्रव्यमान निकालने के लिए सूत्र होता है ई का है तुल्यांकी भार है, और Q क्या है आवेश है, F क्या है फैराडे का नियतांक है। अब सबका मान हमें मालूम है, बस द्रव्यमान निकाल के दे देना है। चलिए E का मान हम लोग को पहले से पता था, कितना था मेरे यार, यहाँ पे लिखे थे ना 31.5, चीजें वही लिख देंगे। Q कितना निकाले हैं बाबू, सबको मालूम है कि 900 गुलाम आया था सर। Q कितना हम लोग निकाले थे, Q 900 गुलाम आया था, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। यहाँ पे F का मान फैराडे का नियतांक मैंने अभी बताया कि 96,500 गुलाम, याद रखना न्यूमेरिकल में इसका एकदम जगह बनता है, हर एक जगह बनता है।
अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे 965 बच्चा है, 31.5 ऊपर गुणे 9 कर लेंगे, दोनों को आपस में गुणा करके इतना से जब भाग करेंगे 965 से, सीधे आंसर आएगा 0.293 ग्राम। आराम से इसको एक बार सॉल्यूशन कीजिए, बिना देखे हुए अच्छे से पढ़ लेना और पेपर में ऐसे ही आंसर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। आगे बढ़ते हैं, एक कदम धुआं धुआं क्लास लाए हैं मेरे बच्चे, एक एक क्वेश्चन को निचोड़ के पढ़ लीजिए, फोड़ के आना है ना, कल फोड़ के आना है, तो आज निचोड़ के पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रासरण दाब है बाबू, प्रासरण दाब। ये जो आप टॉपिक देख रहे हो बाबू, प्रासरण दाब, पेपर में कैसे पूछेगा मेरे बच्चों कि प्रासरण दाब को सर परिभाषित कीजिए, सर पेपर में पूछेगा तो कैसे इसका जवाब देना है बाबू, एक एक क्वेश्चन को तोड़ देना कि अर्ध पारमाग्य, क्या बोलेंगे, अर्ध पारगम में है बाबू, थोड़ा दिक्कत आ रहा है इसलिए ना गला जो है फंस रहा है और लटपटा जा रहा है दिमाग एकदम। अर्ध पारमज्ञ झिल्ली से क्या होता है, अर्ध पारमज्ञ मतलब जो आधा आधा को क्या करे, प्रकाशित करे, होकर निम्न सांद्रता के विलयन के विलायक अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या कर देता, प्रवाह कर देता है, इसको फॉलो कर देता है, जिसे हम प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक है ना, वो इसी तरीके से आपको पेपर में छाप देना। एक बार फिर से समझाएं, क्या ध्यान से समझिए, प्रासरण दाब किसे कहते हैं बाबू, प्रासरण दाब यानी कि अर्ध पारमज्ञ झिल्ली जो होती है ना, उससे होकर निम्न सांद्रता की ओर क्या कर देता है, विलयन के विलायकों के अणुओं को उच्च सांद्रता की ओर क्या कर देता है, विलयन की ओर फेंक देता है, यानी प्रवाहित कर देता है, ढकेल देता है, इसी को बोलते हैं प्रासरण दाब, प्रेशर दाब। इस तरीके से प्रेशर का मतलब दाब होगा, इस तरीके से अच्छे से पढ़ के जाना। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, एक कदम इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ के जाना मेरे लाल, इसको अच्छे से पढ़ लेना कि प्रासरण दाब और विलय के मूल द्रव्यमान संबंध, यानी कि रिलेशन बताने प्यारे बच्चों, प्रासरण दाब और विलय के मूल, यहाँ पे मोलर है बाबू, मोलर द्रव्यमान में संबंध पूछा है ना। सबसे पहले इसका क्या करेंगे मेरे बच्चों, सबसे पहले पाई जो है ना, ये क्या होता है, मतलब प्रोपोर्शनल सी, क्या लिखेंगे, पाई प्रोपोर्शनल सी स्थिर ताप टेम्परेचर रहता है, इसका जो टेम्परेचर रहेगा इसी तरीके से पेपर में भी लिखना है कि संबंध कैसे होता है, तो पाई प्रोपोर्शनल सी जो कि स्थिर टेम्परेचर रहता है, नियत रहता है। अब यहाँ पे पाई प्रोपोर्शनल टी रहता है, ये स्थिर सांद्रता रहता है, सांद्रण इसको बोलते हैं, सांद्रण, दोनों को पहले लिख लेना। इसके ठीक बाद अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे बच्चों कि उपरोक्त दोनों, ये जो ऊपर दोनों है ना, समीकरणों को जोड़ने पर, इसको समीकरण मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए पाई अब प्रोपोर्शनल सी टी, क्या करेंगे सी टी, और पाई जो होगा ये क्या करेगा, बराबर हो जाएगा प्रोपोर्शनल हटा करके, तो सी आर टी हो जाएगा, इसमें जो है आर जो है इंक्लूड हो जाएगा, जो कि आर एक स्थिरांक है, ठीक है ना, आर की वैल्यू जो है स्थिरांक के रूप में कार्य कर रही है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान समझिए कि R एक स्थिरांक है जिसे विलयन स्थिरांक भी कहा जाता है, जो कि विलयन के साथ इसका प्रयोग करते हैं R का। यहाँ पे लिखेंगे फिर चूंकि, क्या लिखेंगे बाबू, चूंकि C बराबर N/V हो जाएगा, चूंकि C बराबर N/V, और यहाँ पे सूत्र बनेगा WB/MB/V। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बहुत सवाल लगाएंगे, ध्यान समझना। यहाँ पे पाई बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र निकल कर आएगा, तो WB गुणे RT, WB गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, RT हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा इसके MB/V, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा पाई बराबर। इसको अच्छे से याद रखना, यही संबंध होता है प्रासरण दाब और विलयन के मोलर द्रव्यमान में। अच्छे से इसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज की क्लास में केमिस्ट्री क्लास, आज की क्लास में केमिस्ट्री क्लास, और आप लोग की 7 तारीख को होगा एक एक क्वेश्चन की तलाश। डोंट वरी, पूरे अच्छे से सेशन को देखिए, और आज की इस सेशन में एकदम जानदार क्वेश्चन लाए हैं। सब लोग को एक मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहता हूं, सबको एक मोटिवेशन लाइन सुना दूं कि बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बाज बनाकर छोड़ूंगा बाबू तुझे, बस आज पंख लगाना तो बाकी है, आज पंख लगाना बाकी है, बारूद तो खुद ही तेरे अंदर भरा है मेरे लाल, आज की क्लास से आग लगाना बाकी है। चलिए बाबू, एक एक क्वेश्चन को सटीक तरीके से फोड़ देना, एक एक क्वेश्चन को। क्या है प्रतिलोम प्रासरण से आप क्या समझते हैं, पूछा है ना, क्या समझते हैं, और उदाहरण भी समझाइए, पेपर में ऐसे आएगा बाबू, इसको कैसे फोड़ के आना, ध्यान समझिए। सबसे पहले इसका यहाँ पे, इसका प्रासरण दाब का, सॉरी प्रतिलोम प्रासरण का यहाँ पे थ्योरी लिखें, परिभाषा कैसे समझिए। यदि विलयन पर उसके यानी प्रासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें
तो पारमग्य क्या है, झिल्ली के माध्यम से विलयन से क्या होता है, विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर क्या करता है, होने लगता है मेरे लाल। और इस प्रक्रिया को ही प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझा देता हूं कि प्रासरण प्रतिलोम प्रासरण किसे कहते हैं। तो यदि विलयन पर कोई विलयन बनाए हैं सर, और उस विलयन पर उसके प्रासरण दाब से भी अधिक दाब प्रयुक्त करें, तो समझ जाइए कि अर्धपारमग्य झिल्ली जो होगी उसके माध्यम से यानी बीचों बीच से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर जाने लगेगा और होने लगा। इसी प्रक्रिया को सीधे सीधे कहेंगे प्रासरण प्रतिलोम, यानी प्रतिलोम प्रासरण कहेंगे। उदाहरण की बात किया है ना बाबू, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे इसका फिगर समझ लीजिए, एक के क्वेश्चन को निचोड़ देना और पेपर में आए तो उसको फोड़ देना। चलिए, इसका प्रयोग जो है समुद्री जल एवं कठोर जल आदि को शुद्ध करने में करते हैं। समझ में आ गया? प्रतिलोम प्रासरण कहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चों? इसका प्रयोग जो है समुद्री जो जल होता है ना, समुद्र में जल जो खरा होता है, नमक नमकीन टाइप का, समुद्री जल एवं कठोर जो जल होता है नमकीन टाइप का, उसका मतलब प्रतिलोम प्रासरण में प्रयोग किया जाता है, जैसे शुद्ध करने के लिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना इसी तरीके से पेपर में छाप के आना पड़ेगा मेरे लाल। क्या है, देखिए अर्धपारमग्य झिल्ली, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ये फिगर ध्यान रखना। यहाँ पे एक टब होता है, जैसे कि जार हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये लवणी जल नमकीन टाइप का समुद्री जल है। एक तरफ क्या है, नमकीन टाइप का एक टब में, मतलब इस बर्तन में क्या रहेगा, लवणी जल रहेगा। अब देखिए, और प्रासरण दाब यहाँ से क्या किया जाता है, दिया जाता है। इसमें जैसे प्रासरण दाब पिस्टल के थ्रू दिया जाता है, ये प्रेशर के थ्रू क्या करता है कि एक दूसरा दाब होता है इसमें, ये परमग्य झिल्ली लगाई गई है ना, ये क्या करती है, छन करके इधर शुद्ध जल में इसको मतलब परिवर्तित कर देती है, यानी कि इसको क्या कर देती है, शुद्ध जल में विलायकों की ओर भेज देती है इधर से। यही शुद्ध जो जल है हम पेयजल के रूप में यूज कर सकते हैं। ये होता है प्रतिलोम प्रासरण। इसी तरीके से फिगर बना देना मेरे प्यारे बच्चों प्रतिलोम प्रासरण का। क्या है प्रतिलोम, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, प्रतिलोम है, सॉरी लोम है, प्रतिलोम ये नहीं रहेगा, प्रतिलोम प्रासरण, ठीक है ना, प्रासरण। अच्छे से इसका फिगर याद रखना, एक कदम आए तो छाप देना। अगले इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि देखिए काफी बड़ा वाला नंबर है ना, तो लिखना पड़ेगा। लिखेंगे प्रतिलोम प्रासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। इसके लिए यानी कि सेलुलोज एसिटिक की बनी झिल्लियों का उपयोग जो होगा किया जाता है। ये झिल्लियां जल के लिए क्या होती है, पारमग्य है, परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियों एवं आयनों के लिए क्या होती है, अपारमग्य है। ठीक है ना। आजकल बहुत से देश अपने शुद्ध पेयजल की आवश्यकता के लिए क्या करते हैं, यानी कि विकरणी, क्या है बाबू, विलव विकरणी, यानी कि संयंत्रों में इस प्रकार की झिल्लियों का यूज कर रहे हैं। समझ सकते हैं, जो नाव चल रही है ना समुद्र में, वहां पे इसका यूज किया जा रहा है पानी को शुद्ध करने के लिए और भी मतलब की चीजों को कंट्रोल करने के लिए। आगे का जो क्लास होगा न्यूमेरिकल, यहां से न्यूमेरिकल की एकदम धुआं बैटिंग होगी, एकदम छाप देना। एकदम सा प्यारा सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल को ध्यान समझिए। जो भी हमारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं ना, समझ नहीं आता है कि सर हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएं सर, तो आज की क्लास आप ही लोग के लिए तो बनाए हैं, पूरा महामैराथन निचोड़ क्वेश्चंस। अभी ये पार्ट 1 है, एक और आएगा पार्ट 2 जिसमें एकदम पूरी एकदम और भी निचोड़, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है इसमें, H2SO4 का एक नमूना जो कि 94% W/V घनत्व तो डेंसिटी दिया है और 1.54 ग्राम प्रति मिली है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोललता पूछा है बाबू, मोललता कह रहा है, इसमें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है, कैसे इसको लिखेंगे, सबसे पहले दिया रहेगा H1 यानी कि हाइड्रोजन जो है इसका 1 दिया है, ऑक्सीजन का कितना दिया 16, यहाँ पे S का 32 दिया, द्रव्यमान संख्या सबको अच्छे से आपको पहले से ऑलरेडी याद भी होगा। बिना ये सभी चीजें लिखे हुए न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे मेरे लाल। एक के क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान समझिए। चलिए सबसे पहले लिखेंगे 100 मिली में क्या होगा, H2SO4 का भार जो होगा वो 94 ग्राम होगा। ध्यान समझना, 100 मिली में क्या होगा, H2SO का भार जो होगा वेट होगा वो 94 ग्राम, ऐसे लिखिएगा। और 100 ग्राम
100 मिली नमूने का जो भार होगा वो आयतन गुणे घनत्व यानी कि V इंटू डी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान जो दिया है उसको पुट अप करेंगे। यहाँ पे जो इसका V होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बाबू, आयतन 100 गुणे डेंसिटी कितना हो जाएगा, घनत्व 1.84 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे से दशमलव उड़ जाएगा 2 जीरो से और सीधे 184 ग्राम ये आ गया, ठीक है ना। इसका भार 100 ग्राम नमूने का भार हमने निकाल लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। इसलिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसलिए नमूने में विलायक की जो मात्रा होगी प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 184 में से जो हमारा दिया है नमूना का प्रतिशत में भार उसको घटा देंगे। यहाँ पर नमूना जो दिया है इसका यहाँ पे घटा देंगे, सीधी सीधी बात है, कुछ करना नहीं इसमें। इसलिए नमूने में क्या है, यानी कि विलायक की मात्रा जो होगी 184, अभी ने भार निकाला, भार में से घटा देंगे -84, तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 94 ग्राम आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट में भी चेंज कर लेंगे चाहे तो, इस तरीके से 0.09 ये ग्राम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे चलेंगे ग्राम में चेंज कर लेना इसको, ध्यान समझिएगा। तथा H2SO4 का अणु भार, यहाँ पे अणु का भार निकालेंगे बच्चों तो 2 गुणे 1, इस सूत्र के अनुसार चल रहे हैं हम, सूत्र के अनुसार, क्योंकि देखिए H का मान 1 हो जाएगा और प्लस 32 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा सल्फर का, और प्लस 4 गुणे जो ऑक्सीजन है इसका रख लेंगे। ये मान जो है आराम से जो आपको मैंने ऊपर बताया उसको रख लेंगे। अब मोललता पूछा है ना, तो मोललता कैसे फाइंड आउट करेंगे, H2SO4 के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या हमने कितना निकाला है वो चीजें अभी ऊपर निकाला है। इसके बाद विलायक में कुल मात्रा जो होगी किलोग्राम में बताना है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे। 94 आया है ना हम लोग का, कितना आया है बाबू, 94 जो दिया है ये हमारे H2SO4 के अणुओं की संख्या हो जाएगी। 98 जो हो जाएगा ये विलायक की मात्रा की संख्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। अब यहाँ से बस क्या करेंगे, इसके बट्टे में इतना से भाग दे देंगे, ये जो बट्टा है विलायक की मात्रा किलोग्राम में, ये किलोग्राम में हमने यहाँ पे लिखा है, ये ग्राम लिख दिए गलती से, आप लोग भी कमेंट कर देना इसको क्या लिखेंगे, किलोग्राम में, हमने ध्यान नहीं दिया बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक तो हो ही जाता है क्योंकि बोलते बोलते जो ना दिमागवा चेंज हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। इसको काट के सोल्यूशन करेंगे 10.65 मिली से कर लेना मोल। तो चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान समझिए कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में क्या कर रहा है, घुलने पर, यानी कि विलयन का क्वथनांक जो होगा 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया है ना। ग्लूकोज के मोलल आयनन क्या होगा, स्थिरांक की गणना करना है इसमें। सबसे पहले जो है कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, इस तरीके से ये जो मान है द्रव्यमान, इसको याद रखना। यहाँ से सीधे अब फार्मूले को अप्लाई करेंगे, डेल्टा टीबी जो होगा यहाँ पे क्या करते हैं 1000 से गुणा और केबी इंटू डब्ल्यू बटा में एम इंटू डब्ल्यू, ये जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। या यहाँ पे लिख सकते हैं केबी बराबर क्या लिख देंगे बाबू, डेल्टा टीबी, यानी कि सीधे सीधे हम यहाँ से मान को पुट अप कर रहे हैं, केबी का मान निकले यानी सूत्र बना रहे हैं, तो टीबी इंटू एम इंटू डब्ल्यू बटा में 1000 बटा में डब्ल्यू, इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। अब चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने, मतलब इसी का सोल्यूशन यहाँ से आगे देखिए क्या करेंगे कि दिया है इसमें, क्या दिया है प्यारे बच्चों कि डब्ल्यू का विलेय का भार जो है 12 ग्राम, कितना दिया है प्यारे बच्चों 12 ग्राम। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, 12 ग्राम ग्लूकोज का भार दिया है ना। इसके बाद जो है इसमें W जो है विलायक का भार है, इसमें 100 ग्राम इसको भी दिया है, कितना ग्राम दिया है विलायक को, यहाँ पे 100 ग्राम दिया है, ठीक है। इसके बाद M विलेय का अनुभार, M जो विलेय है इसका अणुभार कितना होगा, तो 180 ग्राम होगा मेरे बच्चों, कितना हो जाएगा 180 ग्राम। अब क्या करेंगे इसमें कि टीबी का मान निकालना है, तो TS माइनस T नॉट, इस तरीके से करेंगे तो 100.34 मैंने 100 कर देंगे क्योंकि पहले से दिया है इसमें। अब ये घट के कितना आ जाएगा टेम्परेचर इसका, तो 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको अच्छे से लिख लेंगे। इसके बाद केबी का मान यहाँ से निकालेंगे सूत्र के अनुसार, जो मैंने सूत्र अभी बनाया ना उसी के सूत्र पे रखेंगे। क्या रखेंगे 0.34 गुणे 180 गुणे 100 बटे में 1000 गुणे 12, जो सूत्र अभी हमने बताया ये वाला, ये ध्यान दीजिएगा केबी वाला, जो टीबी इंटू एम इंटू डब्ल्यू बटा 1000 डब्ल्यू ये हो जाएगा। इस तरीके से इसी फॉर्मूले पे मैंने रखा है और सीधे सीधे हल कर लिया, कटा देंगे 12 से, ये 3 0 है ना, तो यहाँ पे 3 0 गायब कर लीजिएगा और 12 से ऊपर नीचे गुणा करके पूरे जो है इस कैलकुलेशन 0.51 इतना डिग्री सेंटीग्रेड मोलल आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छे से पढ़ के जाना, ये न्यूमेरिकल काफी हार्ड है और अच्छे से पढ़ के जाना इजी है जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या है प्रासरण क्रिया तथा विसरण क्रिया में अंतर, पेपर में पूछा जाता है बाबू, अंतर भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के आए हैं। एक एक क्वेश्चन को तोड़ फोड़ करके रख देना।
क्या होगा प्यारे बच्चों कि सबसे पहले अंतर लिखेंगे ना, तो एक साइड में लिखेंगे प्रासरण दाब का, एक तरफ लिखेंगे विसरण दाब, विसरण क्रिया। दोनों की क्रिया जो है अलग अलग डिफाइन करना होगा, अच्छे से समझ के लिखिएगा। इसी तरीके से पहले प्रासरण क्रिया क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि प्रासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य होता है प्रासरण में, लेकिन इसमें नहीं होना जरूरी है। विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं माना गया। विसरण में जरूरत नहीं पड़ता इसका, लेकिन प्रासरण मैंने पढ़ाया ना कि नदियों में इसका प्रयोग किया जाता है शुद्ध जल करने के लिए, इसलिए झिल्ली का प्रयोग किया जाता है प्रासरण में। दोनों में डिफरेंस एक एक हो गया। दूसरा देखिए, प्रासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं, यानी किधर भी जा सकते हैं, दिशा निर्धारित नहीं इसमें। अगला जो है इसमें देखिए वो डिफरेंस बिटवीन क्या है इसका, तीसरा नंबर की प्रासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र में क्या हो जाता है, विलयन मतलब में जाते हैं, विलयन में जाते हैं। और इसमें क्या होता है विसरण में कि विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्र यानी कि विलयन से कम सांद्र विलयन में की ओर जाते हैं। इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद जो था तीसरा, यहाँ पे एक और आपको बता दूं चौथा नंबर, अच्छे से इसको भी रिवीजन कर लेना मेरे बच्चों, एक के क्वेश्चन को तोड़ के फोड़ के रख देना, एक के क्वेश्चन को तोड़ फोड़ के रख देना। इसके बाद चौथा नंबर देखिए, प्रासरण में प्रासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में की जाती है या होती है, लेकिन क्या होता है इसमें क्या होता है, यानी कि विसरण में विसरण जो होती है ठोस द्रव गैस किसी भी में भी अवस्था में हो सकती है। तो देख लीजिए तीनों में होती है, तीनों अवस्था में। इस तरीके से अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को फोड़ के रख देना बाबू, एक के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना। 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में क्या करने पर घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हुई, कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार निकालना इस पदार्थ का। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि जल का मोलल अवनमन जो स्थिरांक है के केफ जो होगा यहाँ पे 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, इसको अच्छे से पहले लिख लेना, ये होता है। इसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन सूत्र के अनुसार अब चलेंगे, सूत्र के अनुसार सॉल्यूशन लगाएंगे। क्या लिखेंगे कि मान के अवनमन के से पदार्थ का अणु भार निकालेंगे, यानी एम निकालेंगे। सबसे पहले मैंने सूत्र आपको बताया है, अणु भार निकालने के लिए सूत्र मैंने बताया है, अभी भी बताया था कि क्या बताया था, 1000 गुणे KF इंटू W और बटा में डेल्टा TF इंटू W, जो कि मैंने यहाँ पे भी बताया। इस तरीके से न्यूमेरिकल में मतलब इस तरीके का सूत्र से न्यूमेरिकल एकदम पक्का आएगा, एकदम लिख लीजिए, पक्का आएगा सर, पक्का आएगा। इसको अच्छे समझ लीजिए क्या होगा। सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही आएगा। पदार्थ का द्रव्यमान जो है W बराबर 7.5 ग्राम, जो कि पेपर में पहले से इस क्वेश्चन में कर रखा है। 7.5 ग्राम पदार्थ का क्या है इसमें द्रव्यमान। इसके बाद जो है जल का द्रव्यमान जो है W बराबर 75 ग्राम, जो कि वो भी दे रखा है। मैंने बताया है ना कि एक एक चीज को जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। अब हिमांक के अवनमन जो है इसमें डेल्टा TF होगा बाबू, ये क्या लिखेंगे 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छे से इसको जो भी न्यूमेरिकल में मान दिया लिख लीजिएगा। इसके बाद सूत्र को अप्लाई करना, ठीक है। चलिए, जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक बताना इसमें, यानी कि KF यानी कि W बराबर KF बराबर 1.86 जो कि निर्धारित है दिया है इसमें, उसको याद रखना हमेशा कि अच्छे से इसको कभी भी रखना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बाबू, मान रखेंगे इसका। अब क्या करेंगे, मान को पुटअप कर लेंगे प्यारे बच्चों। मान को कैसे पुटअप करेंगे, देखिए इसका मान जो होगा 1000, यहाँ पे क्या करेंगे केबी का मान है, किसका मान है केबी का 1.86 और 7.5 जो है ये किसका है W का मान भार। यहाँ पे क्या करेंगे, ये किसका मान है बाबू, ये M का मान है, तो यहाँ पे 1.2 हो जाएगा गुणे यहाँ पे क्या W, तो 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधे इसका हल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, 1 दशमलव यहाँ पे भी, 1 दशमलव यहाँ पे भी, यानी कि ये 75 है ना, 75 रहेगा, ये दशमलव नहीं है। इस तरीके से हल कर लेना, यहाँ पे 155 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, आप बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो, क्योंकि इस सेशन में मैंने टोटली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। टोटल जो आप देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन कराया है, पूरा भरमार है पेज का, कम से कम 20 पेज में अभी हमने इसको बताया है, कम से कम 20 पेज में हमने इसको बताया है। और जितने भी बहुविकल्पी आप देख रहे हो ये सारे आपके बहुविकल्पी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे मैंने बहुविकल्पी भी करा दिया, कहीं भी खोजना नहीं है। इस केमिस्ट्री की क्लास में आज की इस वीडियो में पूरी जो है केमिस्ट्री का बहुविकल्पी हो गया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। अभी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स बाकी है बाबू,
वो भी लेके आ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग इस वीडियो को प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जाके ले लेना, डीके सर क्लासेस पे टेलीग्राम पे, जो कि यहाँ पे टेलीग्राम का नाम क्या है बाबू, डीके सर क्लासेस। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, पीडीएफ वहां पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लिए बच्चे वहां पे सेंड करेंगे बाबू, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।